मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदन से डंडे से मार रहे थे और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने उसे धक्का देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बद किरदार बहन को यहाँ से। इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया था। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन बाहर छत में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसे लगता था कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप बहुत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक न चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, फिर एक बात भी नहीं मानती थी। मैं इसकी बात न मानता तो वो झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसीलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पाँव में बंधी हुई थी, इसीलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी बीवी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शोहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे। बस उनमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाजे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमजान में चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई थी। इसके लिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। शोहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था कि अब वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। न वो खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वाले ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसीलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो के तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा, मैं अपने एक करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ। मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो उसका शोहर भी फौत हो गया था, जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुका था, मगर वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिमाग चकरा गया। वो कहने लगी, रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था। मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है।
अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है और इसने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये सोचकर इसे घर में जगह दे दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं, अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की साथ की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी मुंडनों से इस कदर मरा था कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। ये बात जगह जगह से फैल चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को झुठलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे, इस बदबख्त को अपने साथ ले जाओ, मरता क्या न करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोहर को खा गई है, अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने इस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसे ये यहीं रहेगी और फिर इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त न हुई, लेकिन मजबूरन चुप कर गई थी। उसका कमरा उसकी शादी के बाद हमने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि उसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप पप्पू को अपने कमरे में रख लें। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता। इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र न करें। यह बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसीलिए मैंने कुछ न कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाता था कि जो इल्जाम फौजिया के सास ने उस पर लगाए थे, फौजिया ने इनकी तरदीद क्यों नहीं की। क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी। इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को आंगन में भी जगह देने से इनकार कर देती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। फौजिया को आए 1 दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज़ कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शोहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो। मेरी बहन बेवा है, इद्दत में है, तुम इसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कुछ कह रही हो जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्द ही तुम्हें खुद हकीकत का पता चल जाएगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है, जल्द ही कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया, फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत पूरी होने दो, इससे पहले मैं इसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी जोर जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें इसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन
इसे अपनी बात की परवाह नहीं है। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था कि क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था। क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि इसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक जैसी बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि फौजिया को इस ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या मामला है। और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, घर पर मैं और फौजिया ही थे। फौजिया मेरे लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि इस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी? तुमने ऐसा क्या किया उसके उन्होंने तुम पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया? मेरी बात सुनकर वो सर झुका गई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी न बोली। मैंने कहा, फौजिया, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी। तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? फौजिया ने एक नजर मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ही ज्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रात में अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। और फिर थोड़ी देर बाद वह छत की सीढ़ी उतर कर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था, छत पर चली गई थी। इसकी यह बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, उसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आई थी? मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, इसका मसला कुछ और ही है। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होगा, मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तहान है इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, फौजिया बच्चे संभाल लेगी। मैंने कह दिया, ठीक है, चली जाओ, और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा न हो कि आधी रात को बारिश शुरू हो जाए। पहले ही दिन में तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे इस कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने फौजिया की चारपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और उसकी चारपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद आ गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था, अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ न पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चारपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा न गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या क्या करती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर उसके सराहने गया तो वो घबरा गई, अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया, क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके खाती हूँ।
उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और इससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना भी नहीं खाने देती। तो वो नजर झुका गई और कहने लगी, दरअसल भाई, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शोहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद न रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पे तो कयामत गुजरी थी। और फिर जब कुछ ही दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाहकर भी मैं नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे साथ डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे विवाचन करवाने का कहेंगी और इसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगे। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगती है। कभी मेरा दम घुटता है तो कभी छत पर चली जाती हूँ तो कभी चुप कर खाना खाने की कोशिश करती हूँ। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानू रहती है। मैंने उसे अपने हमरा होने का बताया था, इसलिए जब भी भाभी खाने का ना देती तो वह मुझे कुछ न कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो किसी और से नहीं, रानू है जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी थी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं अपने आप पर काबू न रख सका और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है, इसलिए उसने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी जो शायद उसे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, मगर वह मुझ पर एतबार कैसे करती। मैंने खुद को कब अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था। इसके बेवा होने पर भी उसे ससुराल वालों के रहने पर अब छोड़ आया था और जब उसे घर लाया तो बहुत ही मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सका। कभी उससे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें मद कर ली थी, ये जानते हुए कि उसके साथ मेरी बीवी का रवैया कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी गलती पर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उससे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देनी होगी, वरना अपने घर को वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद मेरी बीवी घर लौट आई तो मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई। कहने लगी, अगर ऐसा है तो इससे बच्चा ज़ाया करवाना चाहिए। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और एक बच्चे की माँ तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना
बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला करूँ। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफा मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें फौजिया औरत के बच्चे से परेशानी नहीं होगी, जल्दी मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवाकर फौजिया को दे दूंगा। न ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और न ही तुम पर उसकी खिदमत कर रहे, इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वो अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी कर दूंगा। ये कहकर मैंने बात खत्म कर दी। फौजिया जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जान गई थी कि अब इसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे कजन अकमल की माँ ने अपने बेटे के लिए फौजिया का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी अकमल से कर दी। आज वो अपने घर और हम अपने घर खुशी खुशी रह रहे हैं। तो आज की इस्लामिक एंड हार्ट टचिंग वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।